तो he was 38 year old. ओ। हम्म। सो सो वही हम लोग बात कर रहे थे कि हमने आपको शायद भेजा था, बट ऐसे मतलब किसी की कम उम्र है तो वो पता चल जाता है क्या हाथ देखने से? एक्चुअली एक नॉर्मल सी लोग लेके चलते हैं, जो भी पामिस्ट भी काफी सारे लोग, सारे नहीं, कि अगर लाइफ लाइन छोटी है तो उम्र कम होगी। ओके ओके। दूसरा लेके चलते हैं कि लाइफ लाइन बड़ी है तो उम्र बड़ी होगी। ये दोनों ही गलत साबित हो जाती हैं। अच्छा। ओके। हाँ, रीजन क्या है? जब छोटी है लाइफ लाइन तो हम मान के चलते हैं कि लाइफ छोटी है। बट हम्म। क्योंकि एंड में वो पतली होती है, कोई भी लाइन जो स्टार्ट होती है, हमारा लॉजिक्स यही है कि स्टार्टिंग में वो थिक होती है और धीरे धीरे वो थिन होती चली जाती है, एंड में बिल्कुल थिन होती है। जो हाँ थिन जी। वाला एरिया है वो एंड होता है। और उससे पहले कई बार ये देखा गया कि वंस यू रीच, सपोज हम निकाल रहे हैं कि 55 है या 45 है, एनीथिंग कि इतनी होगी कैलकुलेशन अगर कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है तो। हाँ जी। अब आपने 35 ईयर में उसका हाथ देखा और कहा कि 55 होगी, तो 10 ईयर, 20 ईयर का गैप है। बाय द टाइम वो 20 साल वो गुजारता है, उसकी जो 55 पे लाइन दिख रही थी वो एक्सटेंड हो गई। ओ। तो आपकी प्रेडिक्शन फिर खराब हो गई ना। ओके ओके। अच्छा। तो यहाँ हमारी एक लाइन हमेशा काम आती है, लाइंस डू चेंज। ओके। वो चेंज होती रहती है, स्पेशली वहां पे चेंज होती है जहां पे वो थिन होती है। वो रीजन ये भी होता है कि हमें वो वहां पे लाइन तो होगी एक्सटेंडेड जो दिखाई दी, वो बड़ी बारीक थी, मैग्नीफाइंग ग्लास ने भी नहीं पकड़ी। वो स्किन के, फर्स्ट स्किन के नीचे थी। तो वो जैसे ही एज बढ़ी, वो दिखनी शुरू हो गई और उसकी एज हमें लगता है कि बढ़ गई। एक्चुअली बढ़ी नहीं है, वो हमें तब दिख ही नहीं रही थी। या तो हमने गलती की देखने में, मीन्स हमने प्रॉपरली देखा नहीं, या वो दिख ही नहीं रही थी जो बाद में दिखने लगी। अब दूसरा, रिवर्स ऑफ दिस, हमें लाइफ लाइन पूरी दिख रही है, सपोज 70-80 साल दिख रही है, जहां तक हम कैलकुलेशन करते हैं नॉर्मली। बुक्स में 70-80 साल तक दिखाया गया है, उसके बाद वाली अलग एक चर्चा है। अब वो दिख रही है कि 70-80 साल की उम्र है, बट एक डॉट और एक स्पॉट वहां पे दिखाई ही नहीं दे रहा लाइफ लाइन पे। और हार्ट लाइन या हेड लाइन पे कहीं ना कहीं कोई एक कट है, गहरा कट है, जिसको हमने इग्नोर कर दिया। तो वो जो लाइफ लाइन दिख रही है, वो इंडिकेशन है कि इसकी लाइफ इतनी हो सकती थी अगर वो बीच में इंसिडेंट या एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। तो वो जो इंसिडेंट और एक्सीडेंट जो हुआ, जैसे सुसाइडल केस है, उनमें भी तो लाइफ लाइन बड़ी नजर आती है, बट वो बिकॉज ऑफ आपकी हेडलाइन है, वो शार्प कट ले लेती है। और वहां पे वो सुसाइडल टेंडेंसी तो होती है, पर वो सुसाइड भी कर लेते हैं कई लोग, कई लोग बच जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि एक बार किसी को रोक लिया गया, बट उसको दोबारा चांस मिला, उसने 6 महीने साल के बाद दोबारा सुसाइडल अटेम्प्ट किया, एंड ही डाइज। अब वो लाइफ लाइन पूरी है, उसकी नेचुरली लाइफ जो मिली थी उसको इस जन्म के लिए, वो लंबी थी। बट बिकॉज ऑफ सम एक्ट, इंसिडेंट और एक्सीडेंट, वो लाइफ बीच में कहीं ब्रेक हो गई, लाइफ ब्रेक हो गई, लाइफ लाइन थी। तो ये दो तीन चीजें हैं जो बहुत अच्छी तरह से हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ओके। कि लाइफ लाइन छोटी होना या बड़ी होना इज नॉट श्योरिटी अबाउट द लाइफ लाइन छोटी है या बहुत बड़ी है। ओके। हार्ट अटैक हो गया, सपोज,
और हार्ट अटैक में उसको कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, कोई डॉक्टरी मदद नहीं मिली, तो उसको नेचुरली तो बड़ी मिली हुई थी, बट वो हम्म। हार्ट अटैक इस वजह से भी हुआ क्योंकि उसका लाइफस्टाइल ऐसा था, या फिर उसके हार्ट में कुछ इश्यूज थे। तो वहां पे उसको डॉक्टरी लाइफ मिल जाए तो वो लाइफलाइन पूरी हो सकती है। इंसिडेंट हुआ बट उससे बच गया। तो लाइफ प्रिडिक्ट करना इसीलिए सबसे मुश्किल काम भी है और सबसे रिस्की भी है, और इसको ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। लाइफ को बताएं, इंसिडेंट या बताएं लाइफ के। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में किसी ने 64th नवांश के बारे में, या 22nd दृष्टांत के बारे में, 8th के लॉर्ड के बारे में, ये कॉम्बिनेशन कभी किसी ने पढ़ाया हो, तो वहां हम कह देते हैं कि हम इससे लाइफ की लॉन्जेविटी निकाल सकते हैं। पर कई बार उसमें भी मिस्टेक हो सकती है, वो काफी हद तक सही है, 80% तक उसमें से निकल आता है। अगर हम इंसिडेंट लाइफ में जो डिफिकल्टीज आई, या बीमार हुआ बंदा, हॉस्पिटलाइजेशन हुई, या और तरह की उसको दुख दुविधाएं मिली, तो वो 64th नवांश प्लस 8th लॉर्ड के बारे में, 8th हाउस के बारे में, और 22nd दृष्टांत के बारे में कैलकुलेशन की, तो वो अगर स्टीक हो तो मोर और लेस लॉन्जेविटी वहां से एस्टिमेटेड कही जा सकती है। कई बार डे भी ओके, कैलकुलेट हो नहीं सर, जाता है। अभी हम नहीं पहुंचे अभी वहां तक तो सर। हाँ, तो वो शायद पढ़ाता भी नहीं कोई। मैं ऑनेस्टली बताऊं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो पढ़ाता भी कोई नहीं है, वहां जाता भी कोई नहीं है, जनरल प्रेडिक्शंस में आते हैं। तो वहां पे कई बार डे तक कैलकुलेट हो जाता है, बट नॉट ऑलवेज, बिकॉज ओके। टाइमिंग में भी फर्क होता है। हमारे जो बर्थ टाइमिंग है उसमें भी फर्क होता है। तो मेरे ओके। ख्याल तो हमने 5-10 मिनट लगा लिए हैं, शायद वो आई थिंक ज्वाइन। नहीं, वो घर पहुंच रही है, आप क्लास शुरू करें, वो आ जाएगी सर। डन। तो मैं ठीक। शेयर करता हूँ स्क्रीन। स्क्रीन आपको फुल स्क्रीन आ जाए तो मेरे को बताइए। आ गई सर। हाँ, तो ये डेट तो आपको गलत नजर आ रही है, बट हम आज ना ये सेक्शन वाला भी जो है, सेक्शंस ऑफ अंगूठे को, मैं ना ये जो हम 2 लेक्चर कर चुके थे, शायद मैं कहूँ, कोशिश करूंगा कि उनको भी दोबारा से नई स्लाइड बना के, वो लॉजिक्स तो वहां पे भी थे, और फिर भी हम दोबारा से करेंगे। अब अंगूठे के सेक्शन कौन कौन से होते हैं, ये आपको पूरे स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर, दिख रही है। 1 2 3, जैसे हमारे उंगली के, यहाँ पे मैंने उंगलियों पे भी 1 2 3 बनाए हैं, इसमें भी 1 2 3 ही होते हैं, हमें दिखते 2 हैं। जो तीसरा फ्लंज होता है, वो हमारा माउंट ऑफ वीनस है, शुक्र का जो पर्वत है, उसको हम अंगूठे का तीसरा फ्लंज मानते हैं, तीसरा हिस्सा पहला है वो जिसमें नेल होता है वो, और सेकंड वो। अब इसको देखें कैसे? बहुत सी किताबों में आपको थोड़ा बहुत, अगर बहुत सी किताबें होंगी तो कई किताबों में फ्रंट से इसको देखा जाता है, और लाइन कट होती है एक, फिर दूसरी कट होती है, फिर शुक्र का पर्वत शुरू होता है। तो इसको फ्रंट से देखने से आपको कई बार गलत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कई बार, नॉट ऑलवेज। आपको हमेशा अंगूठे को, जैसे हम उंगली को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं तो उसके तीनों फ्लंच बैक साइड से आपको नजर आते हैं। आप अपनी उंगली मोड़िए तो आपको 3 नजर आएंगे सेक्शन। आप अपनी फ्रंट फर्स्ट वाली उंगली को फोल्ड करिए और देखिए, आपको 3 नजर आते हैं सेक्शंस।
आ रहे हैं हाँ जी। आपको? आ रहे हैं। बट अंगूठे को मोड़ते हैं तो हमें दो नजर आते हैं। हम्म। ये बैक साइड से इसको मैयर करना है। ओके। बैक साइड से दो आ रहे हैं ना, शुक्र पर्वत आप छोड़ दें, तो आपका फर्स्ट और सेकंड, आपको जो विजुअली दिख रहा है, आपको फर्स्ट वाला बड़ा नजर आ रहा है जिसमें नाखून है, या फिर सेकंड वाला बड़ा हड्डी टू हड्डी? फर्स्ट वाला तो हम एंड टू हड्डी लेंगे, दूसरा हड्डी टू हड्डी। तो कौन सा हम्म। बड़ा नजर आ रहा है आपको अपने हाथ में? मुझे फर्स्ट नंबर बड़ा लग रहा है सर। ओके, तो इसकी हम अभी आ जाते हैं कैसा होता है। तो ये हमने एक बनाया है जिसमें दोनों बराबर हैं। जब ये बराबर होते हैं तो क्या होता है? जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो हमारी विल होती है, नॉर्मल। अभी वन वर्ड से डिफाइन करता हूँ, फिर इसको थोड़ी डिटेल करूंगा। और नीचे वाला लॉजिक्स, इसको हम कहेंगे फर्स्ट, ऊपर जिसमें हमारा स्टार्ट होता है अंगूठा, जिसमें हमारा नाखून होता है बैक पे, उस हाँ जी। एरिया को हम विल कहते हैं, और नीचे वाले को हम लॉजिक्स कहते हैं। बस इसको एक बार दिमाग में बिठा लीजिए, विल एंड लॉजिक्स। विल पहले ओके। मींस ऊपर वाला, और लॉजिक्स मींस दूसरे वाला। अब इसकी डिटेल्स में जाते हैं कि जब ये बराबर होते हैं तो हमारे दिमाग में जब भी कोई आइडिया, अब आइडिया लगा दिया लॉजिक्स की जगह मैंने, आइडिया ओके। जनरेट होता है, तो हम वो आइडिया जो जनरेट होता है वो हमारा नीचे वाले हिस्से से होता है। हम बात कर रहे हैं जब यंग एज में कोई एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है, या फिर कोई कॉलेज, नए इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और कोई भी अदर स्ट्रीम में जाने के लिए सोचता है, तो वो वाली सोच यहाँ पे होती है उसकी। यहाँ पे ओके। वो कहता है कि मुझे इस जगह पे जाना है, या ये मैंने बिजनेस करना है। तो यहाँ पे आइडिया होते हैं, यहाँ पे उसकी, अब हम विल की जगह कर रहे हैं एफर्ट्स, यहाँ पे वो एफर्ट्स डालता है। और अगर दोनों बराबर हो तो उसके दिमाग में एक बैलेंस्ड आइडिया एंड हार्डवर्क जोड़ रहा हूँ अब मैं ऊपर वाले में। मैंने हाँ जी। अभी ऐड करते जा रहा हूँ वर्ड। जी। तो उसके लिए हार्डवर्क और सिस्टेमेटिकली अप्रोच, वो सारी मैंने कई वर्ड ऐड कर दिए एक विल से, बाद में मैंने कर दिए हार्ड वर्क और सिस्टेमेटिक अप्रोच, और उसको इम्प्लीमेंटेशन, उसको अचीव करने के लिए जो भी जरूरत है वो फिर यहां से उसके निकलता है। अगर दोनों बराबर हैं तो जो उसने एक बार मन में ठान लिया कि ये मुझे करना है, उसके लिए वो सारी चीजें करता है ताकि वो अचीव हो जाए। तो ये ओके। एक बैलेंस्ड अप्रोच का हमें मिलता है। ओके। ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं जो एक या दो कोई आइडिया बनाते हैं, और फिर उसकी जजमेंट करते हैं कि हम इनमें से किसको अचीव कर सकते हैं। पहले आइडिया एक या दो बनाए, 10 नहीं बनाएंगे जिनका ये दोनों बराबर होंगे, एक या दो उन्होंने आइडिया बनाए, मैक्सिमम 3 बनाए। फिर उसको यहीं पे ही वो एनालाइज करते हैं कि इसमें से मुझे कौन सा बेस्ट है। वो एनालाइज करते हैं ना पेपर वर्क पे, या लोगों से बात करके, या फिर नेट पे आजकल, या फिर गूगल सर्च से। वो देखते हैं इनमें से मेरे लिए कौन सा अच्छा है, क्योंकि मेरे पास अपनी कुछ कमियां हैं, कुछ स्ट्रेंथ है। तो वो इस हिसाब से यहीं पे वो सारी बैलेंस करके आइडिया को एक निकाल लेते हैं फाइनली, दो तीन में से। और फिर उसके लिए वो हार्डवर्क करते हैं, एंड देन दे अचीव इट बाय दिस। ये ओके। सबसे बेस्ट आपको बैलेंस्ड करेक्टर लाइफ में जो अचीव किया है जिन्होंने, वो मिलेंगे। और इस पे आपने रिसर्च करनी है कि जिन्होंने सोचा कुछ और वही उन्होंने पा लिया, और वो लोग का जो बैक साइड से हमने मैयर किया वो ऑलमोस्ट सेम था, बिल्कुल सेम तो शायद ही आपको मिले, क्योंकि वो ओके। शायद आप आमिर खां
जो है उसका अंगूठा देख ही नहीं पाएंगे, जैसे परफेक्शनिस्ट है वो। तो हाँ। वो बहुत सी चीजें, या दिलीप कुमार उनका, तो उस तरह के हम, क्योंकि ये नोन पर्सनैलिटीज है, उनके बारे में अगर देख पाए, तो अपने अराउंड में जिन्होंने कुछ सोचा, आपको पता है कि उसने ये सोचा था, इसमें वो लोग भी हैं जो कहते हैं कि मैंने इस लड़की से शादी करनी है, और उसके बारे में उन्होंने सारी डिटेल पता की, एंड देन फाइनली चाहे उनको कोर्ट मैरिज करनी पड़ी या फिर उन्होंने भाग के शादी की, तो वो शादी निभ गई। यहाँ पे जो विल और जो उन्होंने उसको अचीव किया प्रॉपरली, वो निभ गई, तो ये दोनों बराबर थे। पर अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए, ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। अब आप बताइए कि क्या आप इसमें से बता सकते हैं कि क्या करते हैं इस तरह के लोग? मैं तो बताऊंगा ही। तो जैसे आपने बोला कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों सेम है, तो विल और लॉजिक अप्लाई करते हैं। जो भी उनको लाइफ में चाहिए उसके लिए वो इसको उल्टा रखिए, लॉजिक एंड विल। जब हम लॉजिक। बराबर वाला, तो लॉजिक एंड विल, या आइडिया एंड इम्प्लीमेंटेशन। हम्म। आइडिया नहीं। ओके हम्म। ओके हम्म। अब इस केस में, ओके। सो अगर इस केस में है तो मुझे लगता है कि आई थिंक लॉजिक और विल में कहीं ना कहीं या हार्ड वर्क में कुछ वो रह जाता है कि सोच, मतलब जो सोचा है शायद वो उतना उसके लिए एफर्ट नहीं करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं, हम्म, तो शायद वो चीजें अचीव नहीं होती हैं। चलिए मैं बताता हूँ। आपका जो है उसको मैंने बिल्कुल रिवर्स कर दिया। हाँ जी। उन्होंने एक कुछ सोचा, हम्म। उसके लिए उन्होंने हार्ड वर्क किया, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, बट उनका आइडिया प्रॉपर नहीं था। वो आइडिया पे प्रॉपरली उन्होंने एनालाइज नहीं किया था, और उन्होंने बहुत सी मिस्टेक्स की, बार बार उसको अचीव करने की कोशिश की, पर परंतु क्योंकि उनका जो आइडिया था वो ही इमेच्योर था, ओके। उनको बहुत ज्यादा फेलियर्स मिले। क्योंकि क्यों मिले फेलियर्स? हार्डवर्क तो उन्होंने बहुत किया, हमने ऊपर वाले को हार्डवर्क में डाला है ना। हाँ जी। हाँ जी। कोशिश, विल, सब कुछ, विल भी थी उनको कि इसको, विल थी ना कि हम इस हाँ। आइडिया को कंप्लीट कर पाए, बट नहीं कर पाए। दे हैव डन so many mistakes during their hard work, because उनका जो लॉजिक्स था वो कंप्लीट नहीं था। दे डिडंट एनालाइज लॉजिक्स को, बाद हम फिर कहते हैं एनालाइज द प्रॉपरली द आइडिया। यहाँ तो आइडिया जनरेट हुआ था, उस आइडिया पे उन्होंने प्रॉपरली सारे प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स सब कुछ नहीं देखे थे, बट दे इम्प्लीमेंटेड immediately before analyzing it properly till the end। ओके। अब आपका जो माइंड है वो क्लियर हुआ? हाँ, वो क्योंकि आई कैन सी द पैटर्न विथ मी ऑल्सो, बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी रैश पर्सन। तो मैं सोचती हूँ अगर कुछ, तो इफ आई वॉन्ट टू डू समथिंग, बट आई सम सो मेनी टाइम्स जस्ट डोंट अप्लाई रैशनल जो लॉजिक होना चाहिए, एंड आई जस्ट डू द थिंग्स रैशली। तो ये एक आपने और इसमें ऐड कर दिया, अनामिका के लिए हो गया, कि यहाँ पे हम, एक आइडिया जनरेट हुआ, हम उसको हम्म। इम्प्लीमेंटेशन में ले गए, यानी कि हम्म। आपने वर्ड यूज किया रैश, रैशनलाइज यहाँ नहीं किया, बट हम्म। रैश इन इम्प्लीमेंटिंग, ट्राई करने हम्म। की कोशिश की। तो इसमें फिर कई दिक्कतें आती हैं, कई बार फेलियर्स होते हैं। हाँ। तो तो ये वाला पॉइंट हुआ कि वो लोग जो बहुत से बिजनेस करते हैं, और कभी शायद जिंदगी में कोई एक बिजनेस ही शायद सक्सेसफुल होता है, नहीं तो फेलियर इन बिजनेस, फेलियर इन बिजनेस
हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं, बट फेलियर इन इम्प्लीमेंटिंग सो मेनी आइडियाज। हम फाइनली तो आइडिया पे पहुंचेंगे ना, हाँ जी। तो वो फेलियर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे फेल होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एनालाइज में कमी रह गई वही यहाँ फेलियर होगा ना। यस। जिस यस। जिसको उन्होंने एनालाइज किया, बट जितना एनालाइज उन्होंने किया और उसके बाद उनको उसमें जरूरत ही नहीं थी, या वो एनालिसिस थोड़ा सा ही उनके लिए ठीक रहा, बट उन्होंने मेहनत तो बहुत की ना। तो वो हम्म। छोटे से आइडिया को बहुत सक्सेसफुली उन्होंने कर लिया। तो हम ये उन एंटरप्रेन्योर के लिए लगाते हैं जो कहीं जूस बेच रहा था कहीं चांदनी चौक में दिल्ली में, और फिर उसने एक आइडिया बनाया कि ये मैं कर लूं, और वो टी सीरीज का मालिक बन गया। हम्म। ठीक है, उन्होंने बहुत सी मेहनत की, आइडिया तो उनका हाँ। छोटा था। अगर वो उसके करेक्ट। बारे में, ये नए एंटरप्रेन्योर जो बहुत बड़ी सक्सेस जीवन में ले जाते हैं, इसमें एप्पल, इसमें माइक्रोसॉफ्ट, इसमें टी सीरीज वाला, इसमें धीरू भाई अंबानी, वो सब लोग आएंगे। और हम्म। फाइनली आप भी उसी में फॉल कर रहे हैं कि एक आइडिया लिया और उस पे मेहनत की, और लक्की लई, अगर वो आइडिया में कोई गड़बड़ नहीं थी या कुछ मिस नहीं किया था, तो फिर सक्सेस इनॉर्मस होती है। सक्सेस ऐसी जिसमें हम अभी जिनके नाम ले चुके हैं, टी सीरीज वाले ने एक आइडिया बनाया कि जो कैसेट है वो बहुत महंगी बिकती है, जो पहले बिका करती थी। तो उसने बनाया कि मैं एक गायक पकड़ूं जिसकी आवाज मिलती जुलती मुकेश की तरह की हो, या फिर मोहम्मद रफी जैसी हो, तो उसकी मैं कैसेट बना के सस्ते में मार्केट में बेचूं। आइडिया छोटा था, पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसको पता नहीं थी कि ये फेल होगा या ठीक होगा, क्योंकि वो आइडिया इमेच्योर था। बट वो हम्म। सक्सेस हो गया। हम्म। तो वो सारे लोग जो एक छोटा सा आइडिया लेते हैं, बट उसको इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, और जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस अचीव कर जाते हैं, जो कि अगर बार बार उस लॉजिक पे देखें तो लॉजिकली तो वो फेल था, लॉजिकली वो फेल हो जाता। बट हम्म। क्योंकि उन्होंने बहुत सी मेहनत की और नया आइडिया, जो भी नया, हमने सारे वो लिए हैं जो नए आइडिया से चले। डन। हाँ जी। तो आपका उसमें आता है कि अगर कोई बाय चांस आपके पास एक छोटा सा आइडिया हुआ, नॉट नेसेसरली कि उसकी आपने प्लस माइनस देके, प्लस माइनस देखेंगे तो फिर अभी वो सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि उसके हम्म। बैकग्राउंड पे कुछ ना कुछ लॉजिकली मिस किया है। मिस करने के बावजूद हार्ड वर्क करने पे वो लोग बहुत बड़ी जिंदगी में मिरेकल्स कर जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो नए आइडिया को लाते हैं और फिर सक्सेस अचीव कर जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्ड वर्क। Okay. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वो हैं जो बहुत से लॉजिक्स हैं, बहुत से आइडिया हैं, पर हार्ड वर्क कम है। तो ये आप इस पे भी एक बार बताइए जरा। मतलब ऊपर वाला जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल है एंड सेकंड वाला लार्ज है। हम्म। तो आइडियाज बहुत होंगे उनके पास में, हम्म। और मे बी विल पावर शायद कम रहेगी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। नहीं, मे भी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। है ना? हाँ ओके। बिल्कुल। हम्म। अब इसकी थोड़ी डिटेल में करते हैं। इनके हाँ पास जी। अबंडेंस ऑफ आइडिया है, उसके लॉजिक्स भी हैं, उसके प्लस माइनस भी हैं, सब कुछ है। बट उनकी जो कार्यशीलता है वो कम है। मैं एक एग्जांपल करके फिर इसकी डिटेल पे आता हूँ। ये वो लोग हैं जो शेख चिल्ली वाले सिद्धांत पे हैं। ओके। इनके पास आइडियाज हैं, एबंडेंस है, उसको ये पता है कि मेरे पास एक अंडा है, एक अंडे से मुर्गी बनेगी,
वो अंडे देगी, फिर उसके इकट्ठे करूंगा, फिर बहुत सी मुर्गियां होंगी, बहुत से अंडे होंगे, और फिर इस तरह से वो लॉजिकली तो सब कुछ ठीक सोच रहा है। लॉजिकली उसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, अगर आप देखें तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ही इज कैलकुलेटिंग वन बाय अनदर, अनदर बाय थर्ड एंड फोर्थ एंड सो ऑन टिल लास्ट। उसके प्लानिंग में कोई गड़बड़ नहीं है। अगर आप शेख चिल्ली की बात को प्रॉपरली बैठ के एनालाइज करें, क्योंकि आपका वो हिस्सा अ, थोड़ा छोटा है, बट अगर वो बड़ा हो तो आप देखेंगे कि लॉजिकली उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं थी उस बंदे की या उसकी, शेख चिल्ली जिसका जिक्र बहुत से लोग करते हैं। मींस उनके पास आइडियाज बहुत है, उसमें बैकग्राउंड भी चेक कर ली उन्होंने, बट क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया प्रॉपरली, इम्प्लीमेंट नहीं किया प्रॉपरली, और उस इम्प्लीमेंटेशन, उस हार्ड वर्क में, या हम ये कहें कि उस, वो लोग होते हैं जो हर एक काम को शुरू कर लेते हैं, अच्छा काम होता है, सब कुछ ठीक होता है, उसको करते हैं, बट वो अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से, अपनी पूरी एफर्ट से, एफर्ट्स लगा दिया मैंने, अब वो एफर्ट्स हार्डवर्क ऑलमोस्ट सेम है, तो वो सारी चीजें करते हैं, बट उन्हें जब कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है तो उसको छोड़ देते हैं। इन ओके। बिटवीन जो छोड़ना है वो इनकी नेचर में है। फिर उनके पास क्योंकि लॉजिक्स है, उनके पास एक नया आइडिया आता है, फिर उस पे वो काम करते हैं, फिर उसको कहीं ना कहीं दिल छोड़ देते हैं, या कहते हैं ना कि उसने दिल छोड़ दिया, या उसने पूरी तरह काम नहीं किया, कोई ना कोई छोटी मोटी दिक्कत आई, और वो अपनी पंजाबी च वर्ड यूज होता है कि टिग्गी ढा देंगे ने। मीन्स दे डोंट डू इट टिल द एंड, मतलब अपने 11th आवर पे भी आके, ये भी एक सेंटेंस उसमें ऐड कर सकते हैं कि वो करते काम है, इतना काम करते हैं कि उसकी सक्सेस के नजदीक आके भी कई बार वो छोड़ देते हैं, 11th आवर पे उसको छोड़ देते हैं, बिकॉज उनको कोई दिक्कत आ गई। तो ये इस तरह से याद रखने में आसानी रहेगी कि ये शेख चिल्ली है। आइडियाज अबंडेंस है, लॉट ऑफ आइडियाज, और वो आइडिया के पीछे बैकग्राउंड भी है। दे हैव डन देयर लॉजिक्स प्रॉपरली, बट इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं वो दिल छोड़ जाते हैं, या उसको प्रॉपरली करते नहीं, या हार्ड वर्क उतना नहीं करते जितना रिक्वायर्ड होता है। तो ये वो सारे लोग हैं जिनको आप देखेंगे कि जिन्होंने 36 बिजनेस किए और एक भी सक्सेस नहीं हुआ, अल्टीमेटली दे फॉल इनटू फेलियर्स। तो यहाँ तक आज हम करते हैं। हमारे ठीक है पास सर। 8 मिनट है, अगर कोई आपके हैं क्वेश्चंस तो वो कर लेते हैं। नहीं सर, कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो अनामिका नहीं ज्वाइन कर पाई, उसका मैसेज था वो, शी गॉट स्टक, तो रिकॉर्डिंग देख लेगी वो, एंड देन इफ शी हैज एनी क्वेश्चंस तो वो फिर ग्रुप में डाल देगी। डन। ठीक है। ठीक। हाँ ठीक। जी। ओके। ठीक। थैंक यू बाय। सो मच सर। ओके बाय।